हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार ने वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 31 यानी कि अध्याय 31 कक्षा 12, जिसमें हम पढ़ेंगे युग्मक जनन के बारे में। यानी कि आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। मैं ये मानती हूँ कि ये जो टॉपिक है आप सभी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि जो एक रिप्रोडक्टिव जो एक एजुकेशन है वो सभी में होनी चाहिए। किस तरह के चेंजेस आप में आते हैं, क्यों आते हैं, किस तरीके से हमें उनको हैंडल करना होता है, इसके लिए हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस पार्ट 1 के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। देखो बच्चों, बेसिकली मतलब क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? युग्मक जनन, है ना। युग्मक जनन यानी कि कोई जनन की क्रिया होती है जिससे कि युग्मकों का निर्माण होता है ना, या फिर युग्मकों का जन्म होना, ऐसा भी बोल सकते हो। कैसे भी अपन देख सकते हैं, या तो जनन क्रिया द्वारा युग्मकों का निर्माण होना या युग्मकों का नया जन्म होना। ठीक है, युग्मक जनन कहलाता है या फिर गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या होता है हमारे पास, हम देखते हैं इधर। ठीक है, हमारे पास एक है मेल, है ना, यानी कि नर, एक है हमारे पास फीमेल यानी कि मादा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी? प्राइमरी सेल्स होंगी, प्राइमरी सेल्स होंगी। उन प्राइमरी सेल्स कौन सी होती है? प्राइमरी सेल्स जो नर में होगी वो होगी वृक्षण, है ना, वृक्षण। और जो मादा में होगी वो होगी अंडाशय। अंडाशय से और वृक्षण से, है ना, वृक्षण और अंडाशय से क्या होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। तो यहां पर जो युग्मक बनेगा, है ना, यहां पर जो युग्मक बनेगा उसको हम बोलेंगे नर युग्मक। ठीक है, और यहां से जो युग्मक बनेगा उसको हम बोलेंगे मादा युग्मक। क्लियर बात? हाँ या ना? तो अब इन युग्मकों का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, नर व मादा से जो युग्मकों का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर बात? समझ में आई? कोई डाउट है? नर का जो प्राइमरी सेक्स सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं वृक्षण यानी टेस्टिस। यहाँ पर मादा में जो अंडाशय होता है उसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी से जो युग्मक बनेंगे, गैमीट्स जो बनेंगे, वो होंगे मादा युग्मक। वृक्षण टेस्टिस से जो युग्मक बनेंगे उसको हम बोलेंगे नर युग्मक। ठीक है, आया समझ में? यानी कि मेल गैमीट्स। क्लियर बात? आगे देखते हैं अपन क्या बोल रहा है ये। आद्य जनन कोशिकाओं यानी कि प्रीमोर्डियल सेक्स ऑर्गन या सेक्स सेल्स जो होती हैं, जिसमें अपन टेस्टिस और ओवरी के बारे में बात करते हैं। आद्य जनन कोशिकाओं प्रीमोर्डियल सेक्स सेल्स, ठीक है, के द्वारा जनदों में, ठीक है, गोनाड्स में, जनदों यानी कि गोनाड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन गोनाड्स। ठीक है, इंग्लिश टर्म्स भी आनी चाहिए आपको, हाँ या ना। तो आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा जनदों में, गोनाड्स में, ठीक है, युग्मकों का निर्माण, क्या कह रहे हैं अपन? गैमीट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, गैमीट्स का निर्माण कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस। प्रीमोर्डियल सेक्स सेल से, प्रीमोर्डियल सेक्स सेल से जब गोनाडों में, ठीक है, गोनाडों में क्या होगा? गैमीट्स का निर्माण होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, युग्मकों का निर्माण होगा। तो उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। क्लियर बात? शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन की क्रिया से, ठीक है, जब शुक्राणुओं में, टेस्टिस में क्या बनेंगे? गैमीट्स बनेंगे, ओवरी में गैमीट्स बनेंगे, तो वृक्षण व अंडाशय हो गया ना, टेस्टिस और हमारी ओवरी में आद्य जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु क्या है?
मेल गैमेट्स हैं और फीमेल गैमेट्स हैं। शुक्राणु यानी स्पर्म्स, ठीक है, और अंडाणु यानी कि जो ओव्यूल्स होते हैं उसमें क्या हो रहा है, हमारे गैमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। द्विलिंगी क्या है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। द्विलिंगी यानी क्या है, द्विलिंगी है प्राणियों में नर तथा मादा युग्मक, प्राणियों में नर तथा मादा युग्मक एक ही प्राणी द्वारा, जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स, ठीक है, नर व मादा दोनों ही युग्मक एक ही प्राणी, ठीक है, यानी कि ये कोई बंदा है, इससे ही अपन को क्या मिल रहा है, मेल गैमेट्स भी मिल रहा है और इसी से हमें फीमेल गैमेट्स भी मिल रहा है, ठीक है। यानी इसके पास दोनों कैपेसिटी है, दोनों क्षमता है कि ये क्या कर रहा है, नर युग्मक भी देगा और मादा युग्मक भी देगा, है ना। ये प्राणी जो है ये, इसमें ये क्षमता है, ये कैपेसिटी है कि ये क्या कर रहा है, नर युग्मक भी बनाएगा, मादा युग्मक भी बनाएगा। तो ऐसे प्राणियों को हम क्या कह रहे हैं, द्विलिंगी बोल रहे हैं, बायसेक्सुअल बोल रहे हैं। क्लियर बात। अब है एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल, प्राणियों में नर द्वारा शुक्राणु। अब क्या होगा, यहां पर एक पर्सन है और ये क्या है, नर, ठीक है, तो यहां से किसका निर्माण होगा, शुक्राणुओं का, है ना। यहां पर किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। ये मान लीजिए मादा है, तो मादा किसका निर्माण करेगी, अंडाणु का। जब ऐसी प्रोसेस होगी कि दो अलग अलग प्राणी हैं, वो एक पर्टिकुलर ही गैमेट्स बना रहे हैं, भाई नर है तो नर गैमेट्स ही बनाएगा, मादा है तो मादा गैमेट्स ही बनाएंगी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको क्या कहेंगे, एक लिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल। क्लियर बात। तो प्राणियों में नर द्वारा शुक्राणु, मादा द्वारा अंडाणु उत्पन्न किए जाते हैं। क्लियर बात। यहां तक कोई दिक्कत, एक भी टर्म्स में, एक भी बात में कोई भी डाउट हमें नहीं रखना है चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट हमें नहीं रखना है चैप्टर से रिलेटेड। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपने वो पढ़ रखा है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रखा है मैम से, रश्मि मैम ने पढ़ाया है। तो आपको सबसे मेरी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, नीट के लिए और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो भी हार्मोनल वाले चैप्टर्स हैं, जिसमें भी आपने हार्मोन्स पढ़े वो, और रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो, और जो हम पढ़ेंगे अब वो, इनको इतना अच्छे से कर लेना। क्यों, क्योंकि जो बात अपन मिस कर देते हैं, जैसे बायसेक्सुअल, हमारा टर्म्स मेरे याद है, जैसे बायसेक्सुअल मुझे याद है बट एक्चुअल मीनिंग याद नहीं है कि भाई बायसेक्सुअल में अलग अलग अंडाणु या शुक्राणु बन रहे थे या एक ही प्राणी द्वारा दोनों गैमेट्स बन सकते हैं। क्लियर बात। तो ये डाउट जो है अपने क्लियर करके रखिएगा, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है। वैसे मैं बताती जाऊंगी कि हाँ ये चीज़ बच्चों अच्छे से ध्यान दे लेना, लेकिन फिर भी एक एक लाइन पढ़ाने का एजेंडा यही है कि आप नीट भी क्लियर करो और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी विदाउट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। युग्मक जनन में लैंगिक प्रजनन यानी कि हमारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। युग्मक जनन में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जनदों, जनदों यानी कि गोनाड्स, जनदों यानी कि गोनाड्स की अविभेदित द्विगुणित कोशिकाओं में क्या हुआ, जो सेक्स सेल्स है वो कैसी हैं, 2n है, द्विगुणित है, ठीक है। इस द्विगुणित कोशिकाओं से क्या बनेगा, युग्मक बनेगा, है ना, युग्मक बनेगा। और युग्मक हमेशा क्या होता है बच्चों, युग्मक हमेशा हैप्लॉइड होता है, दैट मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं गैमेट्स में। ये दिमाग में फीड कर लो, युग्मक होगा वो हमेशा n होगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, इसमें युग्मक में n रहेगी। 2n द्विगुणित कोशिकाओं में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक कैसे हैं, अगुणित है, अगुणित है, ठीक है, हैप्लॉइड है। एक मिनट, हैप्लॉइड है, ठीक है। कैसे हैं,
अगुणित है, हैप्लॉइड है। युग्मक हमेशा कैसे रहेंगे, एन मिलेंगे आपको। कैसी कोशिका से बनेंगे, द्विगुणित कोशिका से। ये कैसी है, द्विगुणित कोशिका है। क्लियर बात, यहां तक किसी को डाउट इस लाइन तक? युग्मक जनन की प्रक्रिया पुटिका प्रेरक हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स युग्मक जनन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, ये क्वेश्चन आता है नीट में, ये क्वेश्चन आता है नीट में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएगा ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, युग्मक जनन की प्रक्रिया जो है किसके द्वारा उद्दीपित होती है, किसके द्वारा स्टिमुलेट होती है, ठीक है, किसके द्वारा, मतलब हम कह सकते हैं इनिशिएट कौन करता है, तो हमारा करता है FSH। ये हार्मोन आप पढ़ चुके होंगे, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी मैम ने पढ़ाया होगा, डेफिनेटली पढ़ाया होगा, क्योंकि इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको जो आवाज़ भारी हो रही है, जो आपकी दाढ़ी मूछें आ रही हैं, जो गर्ल्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो किसके द्वारा आ रहे हैं, इस एक पर्टिकुलर हार्मोन के द्वारा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, देखो फॉलिकल होती हैं, उसमें स्टिमुलेटिंग, जो स्टिमुलेट करवा रहा है, किसको स्टिमुलेट करा रहा है, आपकी प्यूबर्टी को, है ना, आपकी प्यूबर्टी, यानी कि जो आप में चेंजेस आते हैं, जो आप में टीन एज आती है, जो किशोरा अवस्था जो आती है, जिसको आप कहते हैं दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, जो आपका वोकल है उसका साउंड कैसा हो जाना, बहुत ही ज़्यादा कठोर, हार्ड, ऐसा मतलब हैवी साउंड करना, बॉयज़ में, गर्ल्स में स्वीटली बोलना, फाइन। तो ये सब चीज़ें, जो भी चेंजेस आया है वो किसकी वजह से आया है, हमारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण आया है, यानी कि FSH की वजह से। अच्छे से याद कर लेना कि युग्मक जनन की प्रक्रिया पुटिका प्रेरक हार्मोन, क्या बोलते हैं इसको, पुटिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं। अंडरलाइन और कर देती हूँ, याद रहेगा, स्टार लगा देती हूँ और भी अच्छे से याद रहेगा कि युग्मक जनन की प्रक्रिया पुटिका प्रेरक हार्मोन के द्वारा उद्दीपित होती है। क्लियर बात, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप ये नहीं भी देखोगे क्योंकि ये प्रक्रिया अपन सारी चीज़ें करने वाले, ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी जब वहाँ पर भी ये सब चीज़ें समझाऊंगी, बट फिर भी आपको समझना है तो मैं आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये अपना एक टॉपिक है वैसे, बट फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है, हाइपोथैलेमिक, ठीक है, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होती है। क्या होगा, यहां देखो, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस होता है, इसमें आपकी होती है पिट्यूटरी। इस पिट्यूटरी से पहले क्या होगा, एक हार्मोन आएगा जिसका हम बोलते हैं GnH बोलते हैं शायद, GnH, एक मिनट मैं रीचेक कर लूँ क्योंकि क्या होता है शॉर्ट फॉर्म GnRH होता है, सॉरी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, ठीक है। अभी अपन इसके पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है। हाइपोथैलेमस में रिलीज होता है GnRH। ये हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होता है, FSH, LH, ये हार्मोन स्टिमुलेट हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस आया, GnRH एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने एक्टिवेट कर दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया, वो कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको उत्तेजित बना दिया, ठीक है। इसके बाद इस पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज हुए, कौन से, FSH और LH, ये दो हार्मोन हुए। इस दो हार्मोन से क्या हुआ, एक लेडिंग सेल्स, ठीक है, लेडिंग सेल्स, है ना, इस लेडिंग कोशिकाओं से जो हार्मोन होते हैं, जैसे हम बात करें मेल की तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ। तो क्या हुआ बच्चों, अपन ने क्या देखा कि भाई हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन आया, इसने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, इनिशिएट किया, उसको प्रभावित किया कि भैया तू जाग,
क्यों जा, क्योंकि अब जो है लड़का और लड़की में प्यूबर्टी आ रही है, ठीक है। लेकिन लड़की के केस में अपन बाद में पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा लोचा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। लेकिन अभी मेल के केस में क्या हो रहा है, जैसे ही इस मेल की, है ना, जो ये लड़का है उसकी एज हो गई 13, इस लड़के की एज हो गई 13 में क्या आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि किशोर अवस्था के लिए उसमें कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं, जब हाइपोथैलेमस में ये वाला जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, सिक्रीट होते हैं। ये 2 हार्मोन क्या करते हैं, लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, और हमारी बॉडी में या फिर उस मेल की बॉडी में या उस लड़के की बॉडी में इस हार्मोन की क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, और उसके दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं, उसकी गला की आवाज़ भारी हो जाती है, वो मर्द जैसा फील करता है लाइक, ठीक है, उसके स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं इसकी वजह से। ये अपन अभी पढ़ेंगे आगे जा कर के, तो अभी इतना समझ लो काफ़ी है। फिर देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि भैया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा उद्दीपित होती है। ये भी यहाँ पर सेम चीज़ बता रखी है कि यहाँ पर हाइपोथैलेमिक सेल्स है, इसमें क्या हुआ, जीएनआरएच क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ, इसकी वजह से जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ठीक है, वहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH दोनों क्या हुए, स्रावित हुए। स्रावित होने की वजह से क्या हुआ, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है लेडिंग सेल्स में वो स्रावित होने लगा। क्लियर बात, आगे देखते हैं अपन। शुक्रजन व शुक्राणु जनन। अब अपन क्या पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का निर्माण करना, ठीक है, यानी कि जेनेसिस यानी कि किसका, जब तुम स्पर्म का निर्माण करोगे तो वो क्या कहलाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन। शुक्राणुओं का जनन कर रहे हो तुम, है ना, किसको जन्म दे रहे हो, शुक्राणुओं को जन्म दे रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस हम इसको बोलेंगे। तो वृषण में आद जनन कोशिकाओं के द्वारा क्या हो रहा है, शुक्राणुओं में आद जनन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु निर्माण शुक्राणु जनन कहलाता है। जब प्रीमोर्डियल सेक्स सेल से क्या कर रहे हो तुम, शुक्राणु का निर्माण कर रहे हो, गैमीट्स बना रहे हो, ठीक है, स्पर्म बना रहे हो, तो उसको हम बोल रहे हैं शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। कशेरुकी प्राणियों में एक जोड़ी वृषण जो टेस्टिस होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, मेनली जो मेल्स होते हैं उसमें 2 टेस्टिस होती हैं, सभी को पता है ये बात। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कशेरुकी प्राणियों में एक जोड़ी वृषण हो गए, ठीक है। पृष्ठदेह भित्ति, ठीक है, जो पृष्ठदेह भित्ति है, ठीक है, से मीजोरिकर्मियम, ठीक है, मीजोरक्रियम से जुड़े रहते हैं। ये जो जुड़े रहते हैं ना आपस में, इस तरीके से जो जुड़े रहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मीजोरक्रियम। क्लियर बात। प्रत्येक वृषण हजारों नलिकाकार शुक्रजनक, मतलब प्रत्येक वृषण यानी कि एक टेस्टिस, ठीक है, प्रत्येक, यहाँ पर अपने पास क्या है, एक जोड़ी वृषण है, तो प्रत्येक वृषण से हजारों नलिकाकार शुक्रजनक नलिकाएं का बना होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, नलिकाएं प्रेजेंट होती है, ठीक है। नलिकाएं चारों ओर से ट्यूनिका प्रोपेरिया झिल्ली से ढकी रहती हैं, और जो नलिकाएं उसमें पाई जाती हैं वो किससे ढकी रहती है, ट्यूनिका प्रोपेरिया। अब ये अपन देखते हैं, ठीक है, हमने बोला एक मेल है, इसके ये 2 टेस्टिस है, ठीक है, इस टेस्टिस में ये जो वृषण है, ठीक है, टेस्टिस, ये वृषण जो है ये क्या है, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं मीजोरक्रियम, ठीक है, मीजोरक्रियम बोलते हैं, इसके द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। हमने क्या बोला फिर, ये जो वृषण है वो हजारों, ठीक है,
नलिका आकार या नलिकाओं से, ठीक है, नलिकाओं से बने होते हैं। इसके अंदर हजारों नलिकाएं पाई जाती हैं और ये जो नलिकाएं हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत सारी नलिकाएं जो है, ठीक है, ये जो नलिकाएं हैं उस पे जो झिल्ली है, मान लीजिए कि ये नलिका है, ये जो नलिका अपन ने बनाई, इसके बाहर जो झिल्ली है, ठीक है, इसके बाहर ये जो झिल्ली है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं ट्यूनिका प्रोपेरिया। क्या बोल रहे हैं अपन इसको? ट्यूनिका, ट्यूनिका प्रोपेरिया, ठीक है, ये अपन इसको बोल रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? हमने बोला एक जो नर है उसके अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृक्षण पाए जाते हैं। ये वृक्षण क्या करते हैं? मेसोकार्पियम के द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर हमने कहा कि प्रत्येक वृक्षण में हजारों नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं पे जो बाहर एक झिल्ली होती है उसको हमने बोला ट्यूनिका प्रोपेरिया। यहां तक बात क्लियर? फिर हम बोल रहे हैं, यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। इस स्तर पर भीतर जनन उपकला 2 प्रकार की कोशिकाएं, ठीक है, यानी कि अब हमने बोला इस स्तर के भीतर जो स्तर बना हुआ है उसके भीतर जनन उपकला 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। कौन सी? कायिक या सर्टोली कोशिका या फिर जर्म कोशिका। क्या होगी अब इस स्तर के अंदर? क्या होगी? या तो सर्टोली कोशिका होगी, ठीक है, 2 प्रकार की कोशिका है, सर्टोली कोशिका, ठीक है, या फिर एक और जो कोशिका है वो है जनन कोशिका, ठीक है। 2 तरह की कोशिका है। जो सर्टोली कोशिका है बच्चों, ये होती है कायिक कोशिका, यानी कि वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका, ठीक है, और ये होती है हमारी जनन यानी कि जर्म सेल, ठीक है। 2 तरह की कोशिकाएं हैं, एक तो है सर्टोली सेल्स और एक है जर्म सेल्स, ठीक है। अब कायिक या सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को आलंब तथा पोषण प्रदान करती है नीट के लिए और बोर्ड के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो वृक्षण होते हैं उनको पोषण कौन प्रदान करता है। क्या क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भैया जो वृक्षण है, जो टेस्टिस होते हैं, उनको पोषण कौन प्रदान करता है, कौन उनको भोजन प्रदान करता है जिससे कि वो हष्ट-पुष्ट रहें। तो आपको आंसर आना चाहिए कि जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो क्या करती है? पोषण प्रदान करती है, उनको एक निवास स्थान देती है और इसमें शुक्राणुओं का सिर जो है वो धंसा रहता है। क्या होता है? जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, उसमें मतलब ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं उसके अंदर ऐसे सर जो है शुक्राणु का धंसा रहता है। अभी अपन पूरा पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम बना के मैं समझाऊंगी, अभी इनको समझ लो। जनन, स्पर्मेटोगोनिया कोशिका शुक्राणु निर्माण करती है। अब क्या है भैया? जो जनन कोशिका है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, क्या नाम है? स्पर्मेटोगोनिया जो है वो शुक्राणु का निर्माण करती है। शुक्र जनन नलिकाएं, ठीक है, शुक्र जनन नलिकाएं अंतराली कोशिकाओं, क्या बोलेंगे? इंटस्टियल सेल और लेडिंग सेल, ठीक है, के द्वारा पृथक रहती है, अलग रहती है और जो नर हार्मोन का स्रावन भी करती है, ठीक है। जो नर से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, उसका क्या करती है? स्रावन कौन करती है? ये जो लेडिंग सेल्स हैं, वो मैंने आपको बताया था लेडिंग सेल से निकलता है, तो वो क्या करती है? हार्मोन को रिलीज करती है। क्लियर बात यहां तक? अब वृक्षण एक बहिस्रावी व अंतःस्रावी रचना के रूप में कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? जो टेस्टिस होते हैं वो बहिस्रावी व अंतःस्रावी रूप में कार्य करते हैं। कशेरुकी प्राणियों में शुक्र जनन एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। कैसी है? एक कंटिन्यूअसली बनने वाली है। कैसे? अब सुन लो, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाओ समझने वाली बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि अभी हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें दिखनी है, ठीक है। ये है हमारे वृक्षण, किसी भी पर्सन के, मेल पर्सन के वृक्षण है। इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं इस ट्यूब्यूल्स को? जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है, जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है,
इन नलिकाओं को हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स। फाइन, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम इसको बोलते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर। किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। बहुत ही गौर से देखना कि कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस तरह के कुछ कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कोशिकाएं होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यहां लिख देती हूं, गोनियम, सॉरी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अब क्या होगा? स्पर्मेटोगोनियम में भी सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, वो अपन देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया डायग्राम? वृक्षण ये तो हो गया अपना। कशेरुकी प्राणियों में शुक्र जनन एक सतत प्रक्रिया है। तो हमने देखा था पहले हम चल रहे हैं यहाँ पर नहीं, जो अभी अपन ने, क्यों उसको डायग्राम को अपन आगे करेंगे जब अपन शुक्राणु का निर्माण करेंगे, है ना। शुक्राणु का निर्माण में अपन को 3 अवस्थाएं पढ़नी पड़ेगी जब वो, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या किया? टेस्टिस लिया, टेस्टिस में हमने ट्यूब्यूल्स देखी, ट्यूब्यूल्स को हमने बाहर निकाला। इसका हम क्या देख रहे हैं? अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखोगे तुम, यहाँ पर क्या है? स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, ये हमेशा कैसी होती है? 2n होती है। ठीक है, ये 2n होती है। अब हम कैसे कैसे कार्य करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमने देख लिया। अब मैं बात कर रही हूँ पीछे की क्या, कि भैया जो हाइपोथैलेमस था, है ना, हाइपोथैलेमस में अपने GnRH आया था, फिर अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड आई थी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आई, पिट्यूटरी ग्लैंड से अपने पास FSH और LH हार्मोन रिलीज हुए थे। इस हार्मोन से अपने पास क्या आया था? लेडिंग सेल्स हुई थी। ठीक है, लेडिंग सेल से अपन को क्या मिला? हार्मोन मिला, टेस्टोस्टेरोन। अब क्या हो रहा है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन, ये प्रक्रिया चलती है 13 साल से लेकर के कम से कम 77 साल तक या 80 साल तक। मतलब एक कोई भी जो मेल होता है, जो भी एक नर होता है, वो 13 वर्ष या 12 वर्ष की आयु से 77 और 80 वर्ष की आयु तक या उससे भी कहीं ज़्यादा तक स्पर्म बना सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति होता है, मतलब जो नर होता है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। ऐसे एक कहावत कही जाती है कि जो आदमी होता है वो कभी जैसे कहते हैं ना कि भाई बुढ़ापा नहीं आता उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन कर सकता है। रिप्रोडक्शन की पावर होती है। क्यों होती है उसमें रिप्रोडक्शन की पावर? क्यों? क्योंकि वो उसके पास क्या है? स्पर्म्स है। उसके पास स्पर्म्स है। कौन से एज में? 80 तक की एज में। जबकि फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो व्यक्ति है, जो नर है, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। ये कहावत इसीलिए कही जाती है। ठीक है, तो कशेरुकी प्राणियों में शुक्र जनन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, इसलिए बोला जा रहा है। वृक्षण में इसके निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं परिधि से केंद्रीय गुहा की तरफ होती है। क्या होता है इस कंडीशन में कि जो ये अपनी सेमिनिफेरस सेल्स जो है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स जो है, उसके अंदर ये है स्पर्मेटोगोनिया है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? इस तरीके से ये परिधि है, परिधि से ये केंद्र की तरफ आते हैं। कौन? स्पर्म। ये जो स्पर्म है, यानी कि शुक्राणु जो है, ठीक है, जो शुक्राणु है ये परिधि से केंद्र की तरफ जाते हैं। देखो, परिधि से केंद्रीय गुहा की तरफ होती है। ठीक है,
परिधि से, अभी अपन ये जब पूरा मैं डायग्राम आपको पढ़ा दूंगी ना, शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ, फिर कौन कौन सी अवस्थाएं आई, तो मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि कैसे ये परिधि से केंद्र की तरफ जाते हैं। तो डरने की बात नहीं है, अभी सिर्फ इस लाइन का मीनिंग समझो ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया ये जो स्पर्म है जो बना है ये क्या है, अभी परिधि की तरफ है, यानी कि ये स्पर्मेटोगोनिया में है, गोनियम में है। जब ये बाहर केंद्र की तरफ निकलेगा, ठीक है, तो पूर्णजनी प्रकार का शुक्राणु उत्पादन कहलाता है। यानी कि जो ये यहां पर ये जो स्पर्म आएगा परिधि से केंद्र की तरफ, जो शुक्राणु बनेगा, जो स्पर्म बनेगा, उसको हम बोलते हैं होलोजोनिक। नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इतना जोर देके समझा रही हूँ, ठीक है। जब स्पर्म जो होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमंस में जो हम बात करें कि स्पर्म जो है वो कैसा होगा, होलोजेनिक होगा। कैसा होगा ये, होलोजेनिक होगा। होलोजेनिक क्यों, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम है, इसके परिधि में धंसा रहता है, इसका जो एक्रोसोम होता है, अभी अपन पढ़ेंगे स्पर्म की संरचना के बारे में। एक्रोसोम जो होता है वो इस परिधि में, ये जो एक्रोसोम है इस परिधि में घुसा रहता है, स्पर्मेटोगोनियम में घुसा रहता है। फिर ये मूवमेंट करते करते कहाँ जाएगा, इस केंद्रक में। और जब केंद्रक में तुम्हें मिलेगा वो एकदम अच्छा वाला शुक्राणु होगा, अच्छा वाला स्पर्म होगा, और इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं होलोजेनिक। क्लियर बात। कीटो व इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसका कीटो व नीमेटोड्स, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, नीमेटोड्स होते हैं, उसमें अंत्यजनी यानी कि टीलोगोनिक, ठीक है, कैसे होगा, टीलोगोनिक टाइप के होंगे प्रकार के। क्या होगा, समीपस्थ भाग से दूरस्थ भाग की तरफ होगा। मतलब जैसे क्या होगा कि मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मेरे पास में अभी क्या है, ये माइक है, माइक मेरे बिल्कुल पास में है, लेकिन जब मैं इसकी बात करूं या मैं इस हमारे मार्कर की बात करूं तो ये मुझसे दूर है अभी, है ना, लेकिन माइक मेरे ज़्यादा समीप है। तो समीप से दूर की तरफ, ठीक है, क्या बोल रहा है, समीप भाग से दूरस्थ भाग की तरफ होता है। तो इस तरह का जो शुक्राणु होगा उसको हम बोलेंगे, शुक्र जनन की जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, टीलोगोनिक होगी। कैसी होगी, टीलोगोनिक, इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रोमियर की तरफ, ठीक है, डिस्टल सेंट्रोमियर की तरफ। तो शुक्र जनन की जो क्रिया है वो कितने दिनों में होती है, 74 डेज में। कितने दिनों के लिए होती है, 74 डेज में शुक्र जनन की क्रिया संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट। क्लियर बात, आया यहां तक क्लियर। अब है हमारा शुक्राणु पूर्व, ठीक है, स्पर्मेटिड, जो स्पर्मेटिड है उसका निर्माण करना, फिर शुक्राणु में रूपांतरण या फिर स्पर्मेटोलियोसिस होना, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। यहां तक अपन को समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से स्लाइड स्टार्टिंग से ले रही हूं क्लियर करने के लिए। हमने यहां से पढ़ा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो प्रीमोर्डियल सेक्स सेल्स है, ठीक है, आद्य जनन कोशिकाएं हैं, उसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है भाई, जो टेस्टिस है, जो वृक्षण है, उसमें शुक्राणु बन रहे हैं, जो अंडाणु है वहां से हमें एग सेल्स मिल रही हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये जब गैमीट्स बनाएंगे, जो ये स्पर्म्स बनाएंगे, है ना, ओव्यूल बनाएंगे, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन। सीधी सी बात रखो, यदि तुम बोल रहे हो युग्मकों का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, गैमेटोजेनेसिस। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया किसके द्वारा, आद्य जनन कोशिकाओं के द्वारा। नर के द्वारा शुक्राणु होंगे, मादा के द्वारा जो युग्मक होगा, ठीक है, वो बनेगा। तो मादा युग्मक और नर युग्मक बनाने की प्रक्रिया ही गैमेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। फिर हमने द्विलिंगी और एकलिंगी देखा। द्विलिंगी यानी कि ऐसा प्राणी जो कि क्या करे, नर का भी कार्य कर रहा है और मादा का भी कार्य कर रहा है। एक लिंगी में यदि नर है तो नर का ही कार्य करेगा, मादा है तो मादा का ही कार्य करेगा। क्लियर बात। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने ये देख लिया। फिर हमने देखा कि जो युग्मक जनन की क्रिया है वो किसके द्वारा उद्दीपित होती है, FSH के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा, ठीक है, पुटिका प्रेरक हार्मोन के द्वारा। फिर हमने बोला कि शुक्र जनन और शुक्राणु जनन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, टेस्टिस है भाई, है ना,
मतलब एक जोड़ी वृक्षण है, वो किससे जुड़े हुए हैं, एक कोशिका से जुड़े हुए हैं या एक बंध से जुड़े हुए हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेसोक्रियम। ठीक है, देह भित्ति है ये, मेसोक्रियम से द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर हमने बोला कि जो नलिकाएं होती हैं उस पर एक अस्तर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया, झिल्ली पाई जाती है, ये हमने बात करी। ठीक है, ट्यूनिका प्रोपरिया। फिर हमने बोला कि भाई इसमें कोशिकाएं पाई जाती है दो प्रकार की, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, यानी कि काई कोशिका और जनन कोशिकाएं। ठीक है, काई कोशिका जो सर्टोली कोशिकाएं हैं वो बच्चों हमेशा स्टेम सेल का कार्य करती है। जो ये सर्टोली कोशिका है ये क्या करेंगी, स्टेम सेल का कार्य करेंगी। ठीक है, स्टेम सेल जो कि कंटिन्यूअसली क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। पता है ना स्टेम सेल का मतलब, ऐसी कोशिकाएं जो निरंतर क्या करती हैं, विभाजित होती रहती हैं। कायिक व सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा शुक्र जनन नलिकाएं लेडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है जो कि शुक्र जनन में हेल्पिंग करते हैं। फिर हमने देखा कि भैया होलोजोनिक क्या है, होलोगोनिक, और टीलोगोनिक क्या है, होलोगोनिक यानी कि परिधि से केंद्र की तरफ शुक्राणु का बनना। ठीक है, यहाँ पर समीप से दूर की तरफ शुक्राणु का बनना यानी कि टीलोगोनिक। क्लियर बात। फिर अब हम ये जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आशा करती हूँ कि ये जो सेंसिटिव टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इतनी अच्छे से कि हर चीज़ में ओपन करके आपको बताऊंगी कि इस कोशिका में ऐसी ये चीज़ होती है, ताकि आपको ये जो चैप्टर है उसमें इंटरेस्ट आए, आपको समझ में आए, ऐसा नहीं हो कि सब ऊपर से जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ में, जिसमें अपन स्पर्मेटिड का निर्माण करने वाले हैं, पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस करने वाले हैं जल्द ही। जब तक यहाँ तक के नोट्स आप बना लीजिएगा। धन्यवाद।